हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दूसरा पार्ट है इक्विटी रिसर्च का। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। पहले आप वो वाला पार्ट देखो, उसके बाद में ये पार्ट पे आना। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने समझा था कि मेरी टाइप ऑफ रिसर्च क्या क्या होती है। ठीक है, रिसर्च करने के तरीके क्या क्या होते हैं। वापिस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मेरे टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है। इक्विटी, डेट, कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी। और इनके करने के रिसर्च क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांट्स। ठीक है, फिर मैंने समझाया कि बाई साइड और सेल साइड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बाई साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है। बाई साइड की पब्लिक रिपोर्ट प्राइवेट होती है, ठीक है, और सेल साइड की रिपोर्ट पब्लिक होती है ना। गलत बोल दिया, सॉरी मैंने। बाई साइड की रिपोर्ट प्राइवेट होती है और सेल साइड की रिपोर्ट मेरी पब्लिक होती है। ठीक है, और जनरली मोस्टली रिपोर्ट बाई साइड होती है कि बाई सिग्नल है, बाई सिग्नल वाली रिपोर्ट होती है। ठीक है, बाई साइड की रिपोर्ट नहीं, मतलब बाई सिग्नल वाली रिपोर्ट होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि क्यों ऐसा होता है। फिर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बताई कि आपकी कौन सी, मोस्टली 4 तरह की रिपोर्ट होती है। आईसी, अर्निंग नोट, तुम्हारा सेक्टर रिपोर्ट, फिर फ्लैश नोट। ठीक है, अब अपन आज डिस्कस करते हैं इनका रेवेन्यू कमाने। रेवेन्यू कैसे कमाएगी सर ये। अगर लास्ट एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था, अगर मोतीलाल ओसवाल आरआईएल के बारे में आईसी कर रहा है, अर्निंग नोट कर रहा है या फ्लैश नोट कर रहा है, तो इससे क्या सर उसको रेवेन्यू मिलेगा क्या। कैसे भी नहीं, डायरेक्ट कोई भी कंपनी इनको रेवेन्यू नहीं देगी कि आप हमारी कंपनी के बारे में लिख दो और आपको हम 5 लाख रुपए दे देते हैं या आपको हम 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं होता कोई भी। अगर आप कोई भी कंपनी के बारे में लिख रहे हो, आप अपने मन से लिख रहे हो कोई भी कंपनी के बारे में, अच्छा बुरा जो भी लिखना है। ठीक है, आपका ये काम है। ठीक है, आप पैसा लेके नहीं कर सकते। अगर पैसा लेके करोगे तो आपका इंडिपेंडेंस चला जाएगा पूरा, फिर तो आप डिपेंडेंट हो गए। तो फिर तो आप अच्छा ही लिखोगे, पैसा लेने के बाद तो जो कंपनी बोलेगी वही लिखोगे आप। इंडिपेंडेंट कहाँ रहे। तो अगर आपकी रिपोर्ट है तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है ना, सेल नहीं होती। लोगों के जनरल लोगों से भी चार्ज नहीं होते रुपए कि अरे आपको रुपए देने पड़ेंगे, मेरे पब्लिकली अवेलेबल होती है, आप जाके देख लो। और इससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, पब्लिक में अवेलेबल होती है, कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। बट इक्विटी रिसर्च है ना, बहुत सारे इनडायरेक्ट वेज है जिनके कारण रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला क्या होता है, ट्रेडिंग कमीशन। ट्रेडिंग कमीशन क्या होता है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक उनका इक्विटी रिसर्च का डिपार्टमेंट आरआईएल के बारे में लिखे कि बाय आरआईएल। ठीक है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड है, उन्होंने क्या किया, इसकी रिपोर्ट देखी, उनको अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छे से बता रखा है इन्होंने, इनका वैलिड लग रहा है। इन्होंने अपने एनालिस्ट बिठाया, उनको बोला रिसर्च करो। इनको जब रिसर्च करनी थी ना, इन्होंने इनकी हेल्प ली थी कि अरे मेरे को ही बताओ ना, आपने ये कैसे किया, आपने ये कंक्लूजन कैसे दिया, आप मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ करो ना। इन्होंने इनको पूरा ब्रीफ किया, सब कुछ किया। इसके कारण क्या हुआ, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड ने इनकी हेल्प ली। तो फिर आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा अगर आपको रिलायंस खरीदना है ना, तो हम तो ब्रोकिंग कंपनी भी है, हम तो डीमेट अकाउंट भी ओपन करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा तो हम आपका क्या करते हैं, आपका रिलायंस का शेयर हम खरीदते हैं ना, आप जीरोधा से क्यों खरीद रहे हो, है ना। आप और कोई ऐप से क्यों खरीदो, आप एंजल वन से क्यों खरीद रहे हो, आप हमसे खरीदो ना डायरेक्ट। आप मोतीलाल ओसवाल से क्यों खरीदो, आप डायरेक्ट हमसे खरीदो ना। जब ये रिलायंस का शेयर इनसे खरीदेंगे, आईसीआईसीआई बैंक से खरीदेंगे, है ना, आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटी से उसका रिलायंस का शेयर खरीदेंगे, तो क्या होता है, कमीशन कमाएंगे, कमीशन इनकम कमाएंगे, ब्रोकरेज वाली इनकम कमाएंगे। ये आईसीआईसीआई बैंक क्या कमाएगी, कमीशन और है ना, कमीशन और ब्रोकरेज कमाएगी आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ ना इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लिख के। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, हुआ सर। तो एक तरीका होता है ये। ठीक है, दूसरा होता है आईबी रिलेशनशिप, ये बहुत मेजर होता है। जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक आईबी का डिपार्टमेंट है, एक इक्विटी रिसर्च का डिपार्टमेंट है। अब इक्विटी रिसर्च का डिपार्टमेंट क्या करता है, रिपोर्ट इशू करता है
ABC कंपनी के बारे में उसने रिपोर्ट इशू की, XYZ कंपनी के बारे में की, EFG कंपनी के बारे में की, AB कंपनी के बारे में की, MNP कंपनी के बारे में रिपोर्ट इशू की। अब ना MNP कंपनी को ना इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी कि यार ये JP मॉर्गन वाले बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख रहे हैं, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है हमारे बारे में कि इस कंपनी के ना थीसिस बहुत अच्छे दिए। थीसिस क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा वीडियो में। इन्होंने थीसिस बहुत अच्छे दिए कंपनी के बारे में, है ना, कि ऊपर जाएगा, उसके रीजन है ना बहुत अच्छे दिए कि ऊपर क्यों जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं इसको ना IPO मैंडेट दे देता हूं मेरा। IPO मैंडेट क्या होता है कि आप हमारा IPO कराइए ना सर, आप हमारी IPO कराने में हेल्प भी है ना। इसे एज ए ब्रोकर बना सकते हैं, वो अंडरराइटर बना सकते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें होती है IPO में काम करने की, है ना। कॉल बुक मेरे को बनानी है तो कॉल बुक के लिए इसको बिठा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इनको वो क्या देंगे कि सर हमारा IPO कराइए ना। ठीक है, अब IPO कराएगा ना तो IPO में क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी का IPO करा रहा हूं, लेट अज्यूम कि MNP कंपनी का IPO करा रही है JP मॉर्गन और IPO की साइज है 1000 करोड़, तो JP मॉर्गन बोलेगा मैं 1000 करोड़ का आपका IPO करवा देता हूं, मैं ना 1% का कमीशन लूंगा। ठीक है, अगर मैं 1% का कमीशन लूंगा मतलब मैं 10 करोड़ रुपए फीस लूंगा। तो 10 करोड़ रुपए की फीस किसने कमाई? JP मॉर्गन ने। कैसे कमाई? इनडायरेक्टली इक्विटी रिसर्च फर्म ने रिपोर्ट लिखी थी उस कंपनी की, उसकी वजह से ये कंपनी उनके पास आई IB के रिलेशन। ठीक है, तो किसके कारण हुआ? इक्विटी रिसर्च के कारण। तो डायरेक्टली पैसा नहीं कमा रही, इसने जब ये रिपोर्ट लिखी तब इससे पैसा चार्ज नहीं किया, बट जब ये IPO के लिए आए तो पैसा चार्ज हो गया इनडायरेक्टली। हाँ, तो एक दूसरा तरीका ही, एक ट्रेडिंग से पैसा कमा सकती है, ट्रेडिंग में कमीशन वगैरह कमा सकती है, दूसरा IB का फायदा उठा सकती है, IB के रिलेशनशिप में। इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप कि वो क्या करता है, गुड रिसर्च ना, कॉर्पोरेशन, ट्रेडर, वाया ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, इनके थ्रू ट्रेड करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर भी उन्हीं ब्रोकर से ट्रेड करते हैं मोस्टली। अगर मैंने देखा है कि मोतीलाल ओसवाल है ना बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, मेरे को शेयर खरीदना है रिलायंस का, एक काम करता हूँ मैं मोतीलाल ओसवाल में मेरा अकाउंट खुला लेता हूँ। ठीक है, डिमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में खुलवा लेता हूँ, मैं उन्हीं से बात करता रहूंगा, है ना, क्योंकि वो तो इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट भी लिखते हैं, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा कि आपको क्या लगता है ये शेयर खरीद लूं नहीं खरीद लूं, तो मैं हाथों हाथ उधर ही ट्रेड दे दूंगा मेरा। ठीक है, अगर मैं, तो ये ना बहुत सारी कंपनी क्या करती है, ऑफर भी करती है कि आप हमारे पास अकाउंट खुलाओगे ना तो हम आपको गाइडेंस भी दे देंगे कि ना कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, और हम तो क्या एक्सपर्ट आदमी है, हम तो रिसर्च एनालिस्ट है। तो ऐसा। अब क्या होता है, एक और चीज होता है, जो सेल साइड वाला है ना वो क्या करता है, बाई साइड को सर्व करता है। ये सब है ना रेवेन्यू जनरेशन बाई साइड वालों के लिए, ये सॉरी सेल साइड वालों के लिए। बाई साइड वालों को रेवेन्यू जनरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस का इनकम जब, अगर इन्होंने 500 करोड़ लगाए, अगर वो 600 करोड़ हो गए उनका, तो मेजर वेल्थ वो जनरेट होगा, है ना। ये सैलरी पे होते हैं सब लोग, इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस ने अपॉइंट कर रखे हैं, तो इनको फीस कमाने की कोई दिक्कत नहीं है। फीस तो इनको कमानी है, ये तो कुछ ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, ये तो खाली रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो ये जो भी रेवेन्यू जनरेशन का सोच बोल रहा हूं ना मैं आपको, ये सेल साइड वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सेल साइड वाले क्या करते हैं, बाई साइड को सर्व भी करते हैं कि है ना आपको हम ना इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट दे देंगे टाइम टू टाइम, है ना, आपको रोज इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट दे देंगे, आप वो पढ़ लो हमारी, आपको फिर लगता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फिर आप करो, हम आपको ना जो भी रिपोर्ट बनाते हैं हम सारी रिपोर्ट देते जाएंगे। फिर आपको ना कोई भी क्वेरी वगैरह आए ना ये रिपोर्ट पढ़ के कि अरे ये ऐसे आपने क्यों लिखा, तो हम आपको वो भी है ना क्या करेंगे, उसका भी रेजोल्यूशन दे देंगे, उसका भी क्वेरी वगैरह पूरा सोल्व कर देंगे आपके लिए। अरे इनके लिए क्या होता है, एक पोर्टल बना के रखते हैं, ये एक्टिविटी ट्रैकर पोर्टल, है ना। इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, अगर कोई पर्सन सेल साइड में काम कर रहा है उसे पता होगा। सेल साइड वाले क्या करते हैं, अपना एक पोर्टल बना के रखते हैं, ये एक पोर्टल बना के रखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बाई साइड वाले ने पूछा और 30 मिनट उनके लिए, है ना, 30 मिनट उनसे क्वेरी वगैरह पूछी, और ये सेल साइड वाले एनालिस्ट हैं उन्होंने रिजोल्व किया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है,
ऐसे करके इन्होंने बार बार में पूछा और ये इधर क्यूमुलेट हो गए 100 आवर। फिर ये बोलेंगे यार हमने आपके 100 घंटे की मदद की है तो आप हमें कुछ बिजनेस दो ना, आप ट्रेड हमसे करो ना, है ना, या आप हमें कुछ और बेनिफिट दो। तो वो ऐसा बेनिफिट लेने के लिए इनकी मदद करते हैं बाई साइड वालों की, क्योंकि बाई साइड अकेला नहीं काम कर सकता ना। अगर उसको रिसर्च करनी है, किसी ने पहले रिसर्च कर रखी है थोड़ी बहुत, तो उसकी हेल्प ले लेगा तो उसकी रिसर्च जल्दी होगी और अच्छी होगी। ठीक है, अब कौन सी कंपनीज आपके लिए अवेलेबल है इक्विटी रिसर्च में अगर आपको जाना है, तो मैं चालू करता हूँ ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी कौन सी है मेरी? गोल्डमैन है, मॉर्गन है, जेपी है, बीओ है, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, बार्कलेज, डॉइचे बैंक, यूबीएस है मेरा, एचएसबीसी है, लिजार्ड। ये बहुत प्रीमियम होती है। ठीक है, इसमें तो आपको मिलेगी नहीं मोस्टली को, अगर कोई भी अगर फ्रेशर देख रहा है इधर तो आपको मिलना ही नहीं वैसे भी। ठीक है, ये भी नहीं मिलना आपको। फिर आपको नुमोरा है, ये जापान की है। ठीक है, और ऐसी ही नुमोरा की जैसी एक है नुवामा, ये एडलवाइज था पहले, एडलवाइज अलग होके उसने अलग कंपनी बना ली, नुवामा। ठीक है, जेफरीज है, एवरकोर है, मॉर्निंग स्टार है, लूप कैपिटल है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL है, चॉइस है। ठीक है, न्यूमीज है, कोटक सिक्योरिटी है, ICICI सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी, एडलवाइज है, शेर खान है, BNP है, CLS है। तो ये सारी कंपनी यहाँ कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करो तो एक चीज ध्यान रखना कि बाई साइड देखना है, सेल साइड देखना है। ठीक है, अभी वैल्यूएशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर वैल्यूएशन देखोगे, आपको IB में वैल्यूएशन देखोगे तो 3 तरह के होते हैं मेजरली वैल्यूएशन करने के तरीके। एक होता है DCF, है ना, अगर मेरे को निकालना है कि शेयर प्राइस 350 रुपये हो जाएगी फ्यूचर में, कैसे निकाला मैंने कि मैंने फ्यूचर के जो भी रेवेन्यू उनको प्लॉट किया, है ना, क्या करेंगे, फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, उसमें प्लॉट करेंगे फ्यूचर के ये रेवेन्यू होंगे। ठीक है, अगर किसी ने फाइनेंशियल मॉडल बनाया ना, उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जब भी ना क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना, उसके बाद में क्या वो फाइनेंशियल मॉडल को अपडेट कर देते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर कि इस क्वार्टर के रिजल्ट डाले, उसके अकॉर्डिंगली 5 साल के फोरकास्ट निकल जाएगा और उस बेसिस पे मैंने क्या किया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाली और मैंने वैल्यू बता दी, इस कंपनी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद ना मेरा अर्निंग नोट इशू होता है। अगर किसी ने भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की है या जो भी बंदा अगर किसी में काम कर रहा है वो देख रहा है, तो उसके रिकेप के लिए एक बार बता देता हूँ। DCA, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, कि मेरी इसकी जैसी कंपनी उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन कि पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ था वो क्या प्राइस पे हुआ था, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी और उसमें कितना कंट्रोल प्रीमियम दिया गया था। ठीक है, सम ऑफ पार्ट्स, सम ऑफ पार्ट्स क्या होता है, अगर बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है या मान लो रिलायंस है, रिलायंस के बहुत सारे है, जियो भी है, ट्रेंड भी है, मुंबई, तो सबकी अलग अलग वैल्यूएशन निकलेगी, फिर सबको जोड़ दिया जाएगा, फिर वो एक बिजनेस की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ पार्ट्स मेथड ये इक्विटी रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और IB वगैरह तक ये वैल्यूएशन के मेथड होते हैं। अगर तुम्हें बोले कि कॉमन वैल्यूएशन मेथड क्या होते हैं, तो आप बोलना DCF, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन। और अगर इक्विटी रिसर्च का इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आप ये बोल के आना कि सम ऑफ द पार्ट्स। वो बोलेगा कि भाई क्या नॉलेज है तेरे को, क्योंकि सम ऑफ द पार्ट्स बहुत कॉमन मेथड है। अगर आप देखोगे बहुत कॉमन मेथड है, कोई भी इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट होता हो, IC करो या कुछ भी और अर्निंग रिपोर्ट करो, आपको पता लगेगा सम ऑफ द पार्ट्स बहुत जगह यूज आता है। ठीक है, और इंटरव्यूअर को फेवरेट क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन कैसे होती है, या बाई साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है, या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होती है, या रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके क्या होते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना, तो पहले वीडियो को लाइक करो और जाके कमेंट करो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ही मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करो कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद में भी आके इस पे मैसेज करके चले जाना प्लीज कि हमें वीडियो अच्छा लगा, ताकि दूसरों की हेल्प हो पाए। तो ऐसे वीडियो में और लेके आ पाऊँ। सिंपल आपके लिए, मेरा इससे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपके लिए इतना रिसर्च करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अगर आप जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो, आप फालतू के पैसे ना दो कि IB वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए फालतू का पैसा दे रहे हो कहीं भी। उसमें भी यही सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी। मैं आपको 40-50 मिनट 1 घंटे ये बता रहा हूँ, मेरे पास और कंटेंट है। मैं आपको 2-3 घंटे इसका ओवरव्यू दे दूंगा, फिर मैं आपको सब तरह की रिपोर्ट दिखा दूंगा, रिपोर्ट बनाना सिखा दूंगा, और 1,500 रुपये या 2,000 रुपये में आपको कोर्स बेचूँ, 1,000 रुपये में कोर्स बेचूँ, क्या सेंस है। वही तो चीज़ मैं इधर आपको सिखा रहा हूँ।
ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप खुद से रिपोर्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ गलत तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको कोर्स में बेचूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे भाई बहुत कोर्स तो लेना ही चाहिए मेरे को, बट आपको अब जब वीडियो में फ्री में दे रहा हूँ तो आप इस पर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मेरे लिए वो बहुत है, ठीक है। इसलिए लाइक कमेंट कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, सिंपल। अब एक और चीज़ बताता हूँ, थीसिस क्या होता है। थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ी सी देर और बैठो, सुन लो, खत्म। थीसिस क्या होता है? थीसिस होता है लॉजिक बिहाइंड द प्राइस। अगर मैंने किसी को भी प्राइस बोला, जो मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि 200 अभी प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस 200 है, और मेरे को लगता है 25% है ना अपसाइड है और 250 हो जाएगी, तो ये मेरे को 25% अपसाइड क्यों लग रहा है ना? तो ये होता है थीसिस कि ये मेरे को क्यों लग रहा है 25%, मेरे को क्यों लग रहा है कि 25% शेयर ऊपर जाएगा, तो इसका रीजन क्या है? तो इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी में कितनी ग्रोथ हुई, ये मैं एनालाइज करता हूँ थीसिस में, कि डिमांड ड्राइवर, कि ऐसा क्या डिमांड बढ़ गई कि प्राइस इतनी बढ़ेगी। डिमांड ड्राइवर्स क्या है? कौन से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी कंपनी ने बदली है या नहीं इंप्लीमेंट की है, R&D में पैसा लगा है क्या, ऐसा कुछ वो करने वाले हैं फ्यूचर में, जिससे अपकमिंग इवेंट कुछ होने वाले हैं, जिससे प्राइस मैंने लोगों को बोला है कि आप बाई करो, और 25% मेरे को लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ होता है थीसिस में, ठीक है। चलो, ये हुआ आपका इक्विटी रिसर्च के बारे में। अभी आपको बेसिक जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होती है? वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं होता और बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं होता। अगर आप देखो, आप डेडिकेटली फिनेंस में जाना चाहते हो तो फिनेंस में वर्क लाइफ बैलेंस वैसे कुछ नहीं होता है, बहुत काम होता है फिनेंस में। अगर IB में जाओ, इक्विटी रिसर्च में जाओ, PE में जाओ, VC में जाओ, बहुत काम है। क्योंकि पता है काम क्यों? क्योंकि लोग बहुत कम है, वो लोग को लेते ही नहीं है। 4-4, 5-5 लोगों की टीम है, ऐसे नहीं ऑडिट के जैसे भीड़ नहीं कर रखी उन्होंने, है ना, या फिनेंस एंड अकाउंट्स के जैसे भीड़ नहीं है उधर। वो अच्छे क्वालिटी वाले लोग लेते हैं जिनको नॉलेज है, जो जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली, है ना, जो अपना सब कुछ लगा देंगे, वो उन्हीं को लेते हैं। जो ऐसे बोलेंगे अरे यार 6 बज गए निकल जाऊंगे ऑफिस से, वो उनको तो लेंगे भी नहीं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होती नहीं है आपकी इनमें, ठीक है। ये इक्विटी रिसर्च में फिर भी कंपेरेटिवली वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है। अगर आप IB से कंपेयर करो, PVC इनसे कंपेयर करो, कंपेरेटिवली अच्छी होती है। इसका पर टाइमिंग थोड़ा सा अलग होता है। टाइमिंग कैसे अलग होता है? आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है अराउंड 8 से 7:30 से 8:30 के बीच में, अराउंड 8 मान के चलो, कोई में 8, किसी में 8:30। क्यों 8 बजे क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि ना मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:30 तक मार्केट चलता है, तो उसके पहले ना आपको आना पड़ेगा। उसके पहले आओगे तो फिर एक डिस्कशन मीटिंग होगी, फिर मार्केट चलेगा और आपका खत्म। अब मार्केट चलेगा मतलब सर हमको स्क्रीन के आगे बैठा रहना पड़ेगा क्या मार्केट को देखने, हर एक मूवमेंट ट्रैक करूंगा? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि फ्लैश रिपोर्ट इशू होती है कभी कभी, ठीक है। आपको बैठा नहीं, आपको सिंपल जो भी आपका ना सेक्टर दे देंगे, आपको वो सेक्टर पे आप रिसर्च करते रहोगे। पर मान लो 9:20 पे मार्केट ओपन हुआ और अचानक ऐसी न्यूज आई, या एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया, अचानक ऐसा कुछ न्यूज आया, एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया, तो आपको उसके बारे में हाथों हाथ प्रिपेयर करके रिपोर्ट बना के डालना पड़ेगा। अगर आपके सब एम्प्लॉय 11 बजे आ रहे हैं, 11 AM रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा काम? तो टाइम होता है कि मार्केट वाले टाइम पे आप अवेलेबल रहो। तो इसलिए आपका टाइमिंग, अगर कोई ऐसा है जो जल्दी नहीं उठ सकता है, उसके लिए तो IB है ही नहीं, ये इक्विटी रिसर्च है ही नहीं। जल्दी आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग आपका 8 बजे रिपोर्टिंग हो जाता है, अराउंड 8:30 मैक्स टू मैक्स। 8:30 तो हर कंपनी में मैक्स टू मैक्स होता है। 8:30 पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। निकल भी आप जल्दी जाओगे, 3:30 काम खत्म हुआ, 5 बजे तक, 4:30 बजे तक, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के जो भी रूल्स है। इसके बाद में कभी कभी मीटिंग होती है या कुछ और काम सबमिट वगैरह करना है, कल का डिस्कशन करके 4-5 बजे तक निकल जाओगे। कभी कभी 7, 8, 9, कोई बहुत ज़्यादा बिजी सीजन है तो 12 बजे भी निकल रहे हैं, सुबह वही टाइम पे आ रहे हैं। तो टाइमिंग कैसा होता है? वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी होती है, ठीक है। सैलरी कैसी होती है सर? सैलरी भी अच्छी होती है। सैलरी समझने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है, हायरार्की क्या क्या होती है वो समझाता हूँ। एक होता है एसोसिएट, फिर होता है एनालिस्ट। एसोसिएट के नीचे तुम मानो तो जूनियर एसोसिएट मान लो। एसोसिएट होगा कोई भी CA वाला बंदा,
CFA वाला बंदा, MBA वाला बंदा, इंजीनियर वाला बंदा, ये एसोसिएट होंगे। उसके नीचे जूनियर एसोसिएट या कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, या कोई भी CFA L1 वाला कैंडिडेट है, या कोई भी और पर्सन है जिसको कोई भी छोटा मोटा काम करवा रहे हैं, वो जूनियर एसोसिएट और फिर एसोसिएट। ये एसोसिएट वगैरह रिसर्च वगैरह करेंगे। इसके ऊपर एक बंदा होता है एनालिस्ट, या बीच में कभी कभी एक और हायरार्की हो जाती है किसी में, पर मेजरली आप 2 ही हायरार्की मान के चलो, एसोसिएट और एनालिस्ट। ठीक है, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट भी हो जाते हैं कहीं कहीं, और फिर एनालिस्ट होता है, पर मेजर आपके 2 ही होते हैं, एसोसिएट और एनालिस्ट। एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट क्या होता है? जो पूरा रिसर्च वगैरह करेगा, और एक होता है हेड ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर का हेड, कि FMCG सेक्टर। अब क्या होगा, मान लो ये FMCG सेक्टर का हेड है, इसने एक एसोसिएट को दिया कि तुम HUL कर लो, डाबर कर लो, और ये कंपनी कर लो, ये कंपनी कर लो। इसको बोला तुम ये XYZ कंपनी कर लो, ये ABC कंपनी कर लो, ये CYU कंपनी कर लो। फिर इसको दिया कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसे ये डिवाइड कर देता है काम, और देन पूरा इसका साइन होके, हेड ऑफ रिसर्च का साइन होके रिपोर्ट इशू हो जाएगी। ठीक है, सैलरी के रेंज में होगी 10 से लेके 12 लाख, 15 लाख, है ना, डिपेंड करेगी। ये भी आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। 8 से लेके 15 लाख मान लो स्टार्टिंग रेंज ये रहती है। अगर कोई रैंकर है 18 लाख, या आपने पहले इसमें वर्क एक्स है आपका, तो स्टार्टिंग सैलरी होती है 8 से लेके 15 लाख, अगर क्वालिफाइड CA कोई देख रहा है। या L1 कैंडिडेट को 8 लाख भी देते हैं। ठीक है, सैलरी सब कुछ डिपेंड करेगी आपकी स्किल्स के ऊपर, आप इंटरव्यू कैसा अच्छा जाता है, क्योंकि कोई सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता बहुत फिक्स इनका। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ऊपर देने के लिए तैयार है, अगर बच्चा उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा है ना, इंटरव्यूअर को आप बहुत पसंद आए ना, तो आपको 3 लाख, 4 लाख रुपए भी ऊपर देने के लिए तैयार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, पर आपकी स्किल्स कैसी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और आप कितना नेगोशिएट कर पाते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे। अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 1 साल के बाद में आपका 15 से 30% के बीच में आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख मिल रहे हैं और उसमें 20% एवरेज मानूं मैं, तो आपको क्या हो जाएंगे, 12 लाख हो जाएगी अगले साल सैलरी। अपार्ट फ्रॉम बोनस, बोनस अलग होते हैं, बोनस 50-50%, 100% भी होते हैं। मतलब 12 लाख का आपका CTC है, और 12 लाख का ही आपको बोनस मिल जाएगा 1 साल में, तो आपकी CTC हो जाएगी 24 लाख। कभी कभी 200% बोनस भी मिलता है। 12 लाख का CTC है और 24 लाख का बोनस मिल गया, 36 लाख का आपका क्या हो जाएगा, CTC हो जाएगा। ठीक है, तो बोनस टोटली डिपेंड करता है, कभी कभी 0, कभी कभी 10, 20, 30, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400% भी बोनस मिलता है। समझ रहे हो, इतना बोनस मिलता है इसमें। 400% का मतलब समझ रहे हो कि आपकी 12 लाख की CTC है और आपको 48 लाख का बोनस मिल गया, और अब आपकी CTC कितनी हो गई, 60 लाख की। 1 साल, पहले साल में आपने 60 लाख रुपए कमा लिए, अगर आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है और आप बहुत अच्छे वर्क करते हो, तो बोनस डिवाइड हो जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे करते करते मान लो आप 4th, 5th, 6th, 7th ईयर पे आप ना 70 लाख पे आके पहुंचे, है ना। एसोसिएट से आप ना 7 साल एसोसिएट, या फिर आपको एनालिस्ट हेड ऑफ द सेक्टर बन रहा है, तो सीधा आपका ना 70 से 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर 20% नहीं बढ़ेगा, 70 से 1 करोड़ हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये भी फायदा होता है, पैसा बहुत है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इक्विटी रिसर्च में। अगर काम करने के लिए आप पैसिनेट हो तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 70 से 1 करोड़ भी हो जाता है डायरेक्ट, 40-40 लाख रुपए भी सीधा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप हेड ऑफ द रिसर्च बन गए हो। पर हेड ऑफ द रिसर्च बहुत कम लोग बन पाते हैं जो भी डेडिकेटेड होते हैं, जिनको नॉलेज होती है। रटने से कुछ भी काम होता नहीं है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हो, कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, वो सब चीज़ें होती है, आपकी स्किल्स होती है सब कुछ। ऐसा नहीं मेरे को बहुत अच्छा एक्सेल चलाना आता है, उसके कुछ नहीं, एक्सेल चलाने वाले 100 मिल जाएंगे उनके पास। ठीक है, आप कितने अच्छे से सोच पाते हो, कितने अच्छे से वैल्यू कर पाते हो किसी कंपनी को, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसे। और पैसा किस में ज्यादा होता है, बाई सेल में। बाहर से बाई साइड में ज्यादा पैसा होता है, पर इंडिया में सेल साइड में बहुत पैसा होता है। सेल साइड में कंपेयर टू बाई साइड करोगे तो सेल साइड में बहुत पैसा होता है। ठीक है, तो आप अपना करियर कहाँ से स्टार्ट करो, सेल साइड से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, और देन बाई साइड में ज्वाइन करो। और बाई साइड में ना इंडिया में आपको जनरली लेंगे भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस, उसको 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। कितने का करना है, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इस म्यूचुअल फंड हाउस को 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है।
और 1000 करोड़ में एक आपको बिठा लिया जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो तो अभी नया नया आया है, अरे वो क्या करेगा इस ये बंदे का। ठीक है, उनकी क्योंकि टीम होती है 4 से 5 लोगों की, इसमें भी एक तुम्हें बिठा लिया तो तुम क्या उनको वैल्यू एड करके दोगे। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, कोई 5-10 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे। तो आपका कोई रोल ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस बंदे को ही लेते हैं। आप ये एक्सपीरियंस कहां से ले पाओगे, आप सेल साइड में जाओ, उधर काम सीखो, उधर आप जूनियर एनालिस्ट या एनालिस्ट बन जाओगे। उधर से क्या करोगे, आप जूनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट बन जाओगे, उधर से आप एक्सपीरियंस वगैरह गेन करो और फिर आप बाई साइड में चले जाओ। ठीक है, पैसा जनरली इंडिया में सेल साइड में ज्यादा है, पर बाहर बाई साइड में बहुत अनलिमिटेड पैसा है, क्योंकि ना बोनस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बोनस अनलिमिटेड होते हैं, बोनस का कोई ऐसा कुछ नहीं है क्राइटेरिया। ठीक है, बोनस कितना भी मिल सकता है, और क्योंकि बोनस कैसे मिलता है, अगर मैंने 1000 करोड़ लगाए वो 2000 करोड़ रुपए हो गए, है ना, 1000 करोड़ 2000 करोड़ हो गए, तो वो बोलेगा अरे यार इतना पैसा कमा लिया तुमने, क्या रिसर्च करके दी है, काम करो 200 करोड़ रुपए ना तुम सब में बांट देता हूँ मैं, 800 करोड़ रुपए एज ए कंपनी रख लेता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड हाउस रख लेता हूँ, 200 करोड़ तुम सब में बांट देता हूँ एज ए बोनस, अगले बार भी ऐसी रिसर्च करो तुम, बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दो। इसलिए क्या होता है, बोनस वो सब में बांट देते हैं। जनरली सीटीसी सेल साइड की ज्यादा होती है इंडिया में, बाई साइड की अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अपना ये होता है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, आपको 4 साल बाद में लगेगा कि यार इक्विटी रिसर्च मेरे लिए नहीं है, मैं तो परेशान हो गया, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जिट में। आप आईबी में जा सकते हो, वीसी में जा सकते हो, पीई में जा सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री में जा सकते हो। कैसे इंडस्ट्री में कैसे जा सकता हूँ सर, मैंने ना एफएमसीजी के बारे में बहुत किया है, एफएमसीजी सेक्टर में था, मैं उसकी रिपोर्ट बनाता था, मैं ना एचयूएल की रिपोर्ट बनाता था, मैं ना नेस्ले की रिपोर्ट बनाता था सर, मैं तो बहुत अच्छा काम करता था। तो आप एचयूएल ज्वाइन कर लो, नेस्ले ज्वाइन कर लो, बहुत लोग जाते हैं एचयूएल, नेस्ले, कोई भी जो भी एफएमसीजी है, डाबर वगैरह, आप ज्वाइन करो उधर, कि सर मैंने आपकी कंपनी की इतनी रिसर्च की है, मेरे को आपकी कंपनी का इन एंड आउट पता है कि क्या क्या चल रहा है, हर क्वार्टर का आपका रिजल्ट पड़ता था, पूरा अच्छे से रिसर्च करता था। तो आप इंडस्ट्री में भी ज्वाइन हो सकते हो, पीवीसी में भी ज्वाइन हो सकते हो, आईबी में भी ज्वाइन हो सकते हो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही मैंने एक आईबी का वीडियो बना रखा है, आईबी का वीडियो थोड़ा छोटा बना रखा है मैंने। ठीक है, अगर उसमें भी आपको चाहिए कि सर हमें थोड़ा और बताओ आईबी के बारे में, तो मैं उसमें भी थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा आपका टाइम ड्यूरेशन। और इसके अगर आप वीडियो हाथों हाथ देख रहे हो तो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जिसमें आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो देखो, फिर आप वो क्वेश्चन आंसर पढ़ो, आपको बहुत हेल्पफुल होगी प्लेस होने में। यही सब क्वेश्चन है जो मेजरली पूछे जाते हैं, और जो आपके डाउट होते हैं कि सैलरी कितनी होती है, वो कितनी होती है, वो भी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, तो वो आपको उधर मिल जाएंगे, और अगर आप थोड़े दिन बाद में देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो मिले हुए रहेंगे, आप उधर जाके एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का इधर क्यूआर दे रखा है, आप इसको स्कैन करो, और ये नोट्स वगैरह आप आगे चाहिए बोर्ड नोट्स, तो मैं उधर टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, उधर से आप देख लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी इंटरव्यू जिसका शेड्यूल हो गया है, जो इंटरव्यू देने जाएगा, वो उसको ऑल द वेरी बेस्ट, या नहीं हुआ है तो आप ध्यान देखना पहले कि बाई साइड से कर रहा हूँ सेल साइड कर रहा हूँ, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एनालाइज करो, फिर अप्लाई करो। और मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई आप सब में करो, वीसी पी आईबी सब में एक साथ करो, जहाँ सेलेक्ट हो जाते हो वहाँ इंटरव्यू वगैरह दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, कमेंट करके पक्का पक्का जाना, लाइक पक्का पक्का करके जाना, अगर लाइक करोगे आपको, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की, अदरवाइज मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं, बट आपका फ़ायदा हो जाए, आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।